ओह! बहुत कोल्ड सी लग रही है ना? फुटेज देख के। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दिस इज़ रिलेटेड विथ शिमला के अंदर जो आपका स्नोफॉल है दैट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, सो दैट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक क्लाइमेट चेंज तो सबसे पहले आपके मन के अंदर आ सकता है, बट यहाँ पे देखो कई सारे टॉपिक्स हैं, लाइक क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल, गगनयान है, फिर कॉलेजियम है, नॉर्डिक इंडिया है, डिसइन्वेस्टमेंट है, जर्मन पॉलिसी ऑन रशिया है, QRSAM है, वाई शिमला लूजिंग स्नो एंड मेंस का प्रश्न है। तो देखो ये टॉपिक साइंस टेक का है। उसके बाद गगनयान, ये भी साइंस टेक का टॉपिक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोलेजियम सिस्टम इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्डिक इंडिया, ये बेसिकली IR का टॉपिक है, एडिटोरियल है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो दिस इज ऑल्सो इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक। जर्मनी पॉलिसी IR का टॉपिक है। इस साइंस टेक डिफेंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। दिस इज ज्योग्राफी टॉपिक। ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक्स जो है। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, दिस विल बी द टॉपिक, मतलब शिमला के अंदर या जो ये रीजंस हैं, ये सभी कुछ समय पहले, अगर इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस्ड एक इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश हुई थी एंड इट वाज रिलेटेड कि ऊटी के अंदर हाई स्नोफॉल क्यों हुआ है। एक तरफ ऊटी में, जहाँ पे जो कि सदर्न पार्ट है कंट्री का, वहाँ पे बहुत हाई स्नोफॉल हो रहा है, और शिमला के अंदर इट इज़ रिड्यूसिंग। उस पर भी वी हैव डिस्कस्ड विद द कंसेप्ट ऑफ ला नीना। उस पर रिसर्च पब्लिश भी हुई थी, इफ यू रिमेंबर। संडे के दिन हम लोगों ने, संडे के टॉपिक में वी हैव डिस्कस्ड। इसमें बहुत बढ़िया ज्योग्राफी का प्रश्न बनेगा, और बन भी रहे हैं आजकल, ऐसे ही प्रश्न आपके बन भी रहे हैं। आज का देखो मेंस का प्रश्न देख लो, व्हाट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑन क्रॉपिंग पैटर्न इन हिमालयन रीजन। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपके लिए बनाया, थोड़ा बहुत डिस्कशन वी विल डू इट, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू राइट विद इन द 10 मार्क्स। ठीक है, सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने आंसर को सेंड करना। बेस्ट आंसर मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, आप लोग गो थ्रू हो जाना। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आज लास्ट डे है दिस मेगा एक्सटेंशन ऑफर का। अब इसमें 12 महीने में 4 महीने आपके लिए फ्री हैं, तो ध्यान समझना है। तो 12 मंथ्स के लिए आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज अनअकैडमी के अंदर कर सकते हैं। तो क्या करना है, unacademy.com में जाओ। ठीक है, उसके बाद UPSC CSC, इसको सेलेक्ट करो, UPSC CSC, फिर कोड डाल दो SPLIV। अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑफर आपको मिल जाएगा। अगर 24 25 या इवन 23 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा ऑफर है, इसका बेनिफिट उठाओ। तो इसमें आपको एक एजुकेटर के कोर्सेज नहीं, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली प्रीलिम्स का भी सक्सेस प्रोग्राम है, तो इसको भी आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अलग से इसको भी आप चाहें वो भी ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रीलिम्स 2023 के लिए, 1.5 साल का करंट अफेयर्स है, सब चीज़ कवर्ड है। मेरे द्वारा जो कोर्स आएगा अभी 18 तारीख से, ऑलरेडी कोर्स जो है वो क्रिएट हो गया है। और इसमें व्हाट आई विल डू, साइंस टेक का 18 तारीख से शुरू हो रहा है। आई विल कवर कंटेंट फ्रॉम जनवरी 2022 से लेके और अप्रैल 2023 तक के टॉपिक्स आई विल कवर। ठीक है, तो ये मस्ट टॉपिक, अभी मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। 23 की तैयारी कर रहे हो तो इसको मिस नहीं करना। तो अभी इसी ऑफर में अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो कोर्स भी आपको साथ में ही मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप देख लेना क्या क्या ऑप्शन हैं आपके लिए ज्वाइन करने के। तो वो कोड यही वाला यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करके ही आपको ज्वाइन करना है। 23 की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इसको मिस मत करना, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। 24 ही कर रहे हो, इफ़ यू वांट आप वेट कर सकते हो, बाद में दोबारा लेके आएंगे। 23 की मत छोड़ना इस कोर्स को। आप ही लोग कहने की वजह से आई हैव लॉन्च्ड दिस थिंग एंड तो ये चीज़ आपको ज़रूर से याद रखनी है। अभी स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूंगा वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कभी भी किसी स्पेस क्राफ्ट को जब हम आसमान में लॉन्च करते हैं, फिर उसके बाद उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक ये भी रहता है कि क्रू मॉड्यूल होता है, जिसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो नीचे आते हैं, मतलब वो जैसे आसमान में गए फिर नीचे आते हैं। यहाँ पे जैसे गगनयान है, गगनयान मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो इसरो ने ये जो क्रू मॉड्यूल है इसकी टेस्टिंग पूरी की है, क्योंकि जनरली समुद्र में लैंड करेगा तो क्या क्या प्रेशर फेस करने पड़ते हैं, क्या चीज़ें फेस करना है, इसकी पूरी टेस्टिंग आपकी की गई है। वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी जो कि कोची में लोकेटेड है, नेशनल वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी कोची के अंदर लोकेटेड, तो वहाँ पे पूरी इसकी टेस्टिंग की गई कि किस तरीके से काम करेगा। सो क्रू मॉडल जो रिकवरी मॉडल है, इसमें क्या है कि जैसे जैसे मिशन आपका गगनयान, गगनयान के आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, लगभग जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं वो उनको ऊपर भेजा जाएगा, मतलब जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है 400 किलोमीटर के आसपास का एरिया, वहाँ पे क्रू मेंबर्स को भेजा जाएगा। और जब वो अपना मिशन कंप्लीट करके आएंगे तो वापस दे हैव टू लैंड, उनको लैंड करना। अब लैंड कहाँ करेंगे, समुद्र में।
अब ये जो क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल है, इसके अंदर ये टेस्टिंग की जाती है कि समुद्र के अंदर क्या कंडीशंस जो है वो क्रिएट हो सकती है, और उसमें ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मतलब ये जो पार्ट है, वेदर इट विल बी एबल टू सर्वाइव और नॉट, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो इसका पूरा ट्रायल है। इसको बोला जाता है क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल। ये टर्म जो है इट इज़ बीइंग यूज, द क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। एंड कई प्रकार के इसके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो उन सबको आपका इंप्लीमेंट किया जाता है। गगनयान की बात करें तो इसमें लगभग क्रू 3 मेंबर्स को 400 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है 3 डेज के लिए मिशन के तहत भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देखो लोअर अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ पे गगनयान जो मिशन है उसको लॉन्च आपका किया जा रहा है। एंड हमारे खुद का लाइक वी आर टेस्टिंग ऑल्सो, खुद की जो इन हाउस एक्सपर्टीज़ है, इंडिया के एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो भी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया उसकी एक प्रकार से टेस्टिंग भी इस मिशन के तहत होगी। एंड इसमें वी हैव अ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स कैरिंग क्रू सेफली टू स्पेस, वेदर द क्रू मेंबर मतलब वी ह्यूमन, क्या हम लोग गगनयान मिशन तक गए और फिर वापस आए, इज़ इट पॉसिबल। जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में जो आप क्रू मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हो, वेदर उसमें दे विल बी एबल टू सर्वाइव और नॉट, ये सब चीज़ें जो है आपकी की जाएंगी। रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, ये सब चीज़ें इस मिशन के लिए ज़रूरी है। एंड बेस्ड ऑन दैट इस वजह से ये पूरी टेस्टिंग भी आपकी की जा रही है। सो यू हैव अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान, ये आपको याद रखना है, इट्स अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। एंड कई प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेशन जैसे एयर ड्रॉप टेस्ट, पैड अबॉर्ट टेस्ट, टेस्ट व्हीकल्स फ्लाइट, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है जो कि इस पे ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं, परफॉर्म आपके कंटिन्यूस बेसिस में हो रहे हैं। सो यू हैव अ लॉन्च व्हीकल जिसके माध्यम से इसको लेकर जाया जाएगा, सैटेलाइट है, क्रू मॉड्यूल है, जिसके माध्यम से जो लेकर जाएगा, जो रॉकेट है दैट वी कॉल इट एज LVM-3, ये रॉकेट है। और क्योंकि ह्यूमन भी इसमें इंक्लूडेड है, सो वी यूज दिस टर्म HLVM-3, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जो रेटेड LVM-3 आपका आ जाता है। तो ये हैवी लिफ्ट लॉन्चर है, इसरो का लॉन्चर, मतलब ये सैटेलाइट्स एंड क्रू मॉड्यूल को लेकर जाएगा। इसमें सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज है। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये रॉकेट है आपकी, इस रॉकेट के अंदर जैसे कुछ डिस्टेंस तक गया, उसके बाद क्या है कि जो सॉलिड स्टेज का फ्यूल इस्तेमाल होगा, फिर सेकेंड स्टेज में लिक्विड स्टेज का फ्यूल इस्तेमाल होगा, थर्ड स्टेज में आपका क्रायोजेनिक स्टेज का मॉड्यूल जो है फ्यूल इस्तेमाल होगा। तो ये 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस। जैसे आप कई बार वीडियोस देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो भी रॉकेट्स होते हैं, दीज रॉकेट्स, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज रॉकेट, तो एक एक इसका जो मॉड्यूल है उसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज, ये आपका लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फ्यूल्स हैं, दीज फ्यूल्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, यूज़ किए जाते हैं। एक स्टेज में एक डिस्टेंस तक लेकर गए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस टाइप से 3 स्टेजेस आपके रहते हैं जब हम लॉन्च करते हैं किसी भी। तो ये LVM-3 लॉन्च व्हीकल्स की बात करें तो इसमें बिकॉज ह्यूमन रेटिंग रिक्वायरमेंट है, एंड मतलब कि इट इज़ एबल टू कैरी आउट, और जो मिशन ये गगनयान का कैरी करके और ह्यूमंस को स्पेस तक लेकर जा सकता है, अभी फिलहाल लोअर अर्थ ऑर्बिट पे, इसलिए से इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड ह्यूमन रेटेड LVM-3 के रूप में भी इसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड जो लॉन्च व्हीकल है M3, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल M3, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटोरियल के अंदर लेसन फ्रॉम द कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा। अब देखो इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने एक एडवोकेट के बारे में बोला कि उनको क्यों अपॉइंट किया, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। देखो ये सब डिबेट चलता रहता है, बट हमें अपने आंसर में सब लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का यही अच्छी चीज़ है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या पॉइंट आ सकता है, तो हमारे लिए टॉपिक क्या बनेगा। वी विल हैव द टॉपिक कोलिजियम, कोलिजियम पर डिस्कशन होगा। तो हमें अपने डिस्कशन को वहीं तक लिमिट रखना है। बाकी अपना जो भी सबका व्यू पॉइंट है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, वो दैट इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ डिस्कशन। बट हमें ये समझना है कि व्हाट बेसिकली आर द क्रिटिसिजम्स रिलेटेड विद द कोलिजियम। कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ पॉजिटिव, हर टॉपिक के कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ पॉजिटिव, वे फॉरवर्ड, 3 चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ को क्रिटिसाइज ही करते जा रहे हो, दैट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो कोलिजियम सिस्टम की बात किया जाए तो कोलिजियम सिस्टम आपका देखो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, 3 जजेस। फर्स्ट जज केस के अंदर जो 1993 का, उसमें आपका बताया गया कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि लाइक वहाँ से ही फिर शुरुआत हुई कि देयर शुड बी अ लाइक जो अपॉइंटमेंट है वो CGI के द्वारा हुआ। फिर सेकंड जज केस में उस नंबर को इंक्रीज़ किया गया, तो कुछ जजेस इंक्लूड किए गए। फिर थर्ड जज केस में फर्दर
इंक्रीज़ किए गए। तो 1+4 का अरेंजमेंट कॉलेजियम के अंदर हुआ। तो कॉलेजियम के अंदर आपके जजेस हैं, जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, मतलब एक आप कमिटी टाइप मानो, जिसमें दैट कमिटी इज़ हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो भी अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र ये सब जो हाईएस्ट लेवल की जुडिशरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो कोलिजियम सिस्टम के अंदर आपका किया जाता है। एंड इसमें क्या है, जो भी रिकमेंडेशन, एनी ऑफ द रिकमेंडेशन विच इज़ गिवन, कोई भी रिकमेंडेशन अगर दिया जाता है बाय द कोलिजियम, तो उसको एक ऑप्शन है लॉ मिनिस्ट्री के पास, इट कैन गिव इट फॉर रिकंसिडरेशन। एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। रिकंसिडरेशन के लिए आपने भेजा, उसके बाद अगर फिर से कोलेजियम ने सेम नाम बोल दिया, तो फिर उसी उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा। दिस हैज़ बीन लाइक कॉन्स्टिट्यूशनली, ये या आप कह सकते हैं कन्वेंशनली यही चीज़ आपकी फॉलो की जाती है। सो कई सारे प्रॉब्लम्स है कोलेजियम सिस्टम में, ये लगातार हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट आस्पेक्ट दैट इज़ देयर इज़ ओपेसिटी, मतलब ट्रांसपेरेंसी। किस जज को आपने मतलब किसको सेलेक्ट किया, किसको नहीं सेलेक्ट किया, उसके पीछे क्या बेसिस है। तो ओपेसिटी एक बड़ा चैलेंज, मतलब ट्रांसपेरेंसी की कमी एक बड़ा चैलेंज है। तो वंस द कॉलेजियम रिकमेंडेशन हैज़ बीन मेड, द ओनली मतलब एक ही तरीका बचता है, वो है लीगल चैलेंज। मतलब सपोज करो कॉलेजियम ने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए, तो ओनली चैलेंज दैट इज देयर इज द लीगल चैलेंज। एंड द लीगल चैलेंज इज किसके सामने लेकर आओगे, उसी कॉलेजियम के जो जजेस हैं, लाइक हाईएस्ट तो आपकी सीजेआई हैं, तो आप जो है कोर्ट में ही जाओगे, कोर्ट ही के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है, और लीगल चैलेंज भी उन्हीं के सामने कर रहा हो। तो ये बहुत ही ऑड सी सिचुएशन आ जाएगी, लाइक द सेम कोलिजियम जहाँ पे, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो इन्होंने रिकमेंड किया है, तो आप केस कहाँ लेकर जाओगे, वहाँ जूनियर जजेस को। अब जूनियर जजेस विल नॉट गो अगेंस्ट द सीनियर जजेस, मतलब सिंपल सी बात है। ये बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है, मतलब व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट द कोलिजियम, तो ये चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हो ओपेसिटी में, और साथ में ये चीज़ जो लीगल चैलेंज वाला पॉइंट अच्छा निकल कर आ रहा है यहाँ पे, तो इसको आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, लॉजिकल भी है। दूसरा, अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, तो वी हैव दिस एस्पेक्ट ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की अगर हम लाइक जुडिशियल रिव्यू की बात करें, सो द अपॉइंटमेंट बॉडी, द बॉडी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस एंड द जुडिशियल रिव्यू बॉडी आर ऑल इफेक्टिवली वन एंड द सेम। इट मीन्स व्हाट, कि अगर यही सेम सा आर्गूमेंट है कि अगर जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई एक्शन एग्जीक्यूटिव का है, उसके लिए भी जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। इवन इफ़ यू आर आस्किंग कि जो रिकमेंडेशन दिया गया है सरकार ने क्यों रोका, या सरकार ने ठीक है चलो एग्री कर गए कोलिजियम के डिसीजन पर, आपको आप जो है केस करना चाह रहे हो, लीगल चैलेंज करना चाह रहे हो, सो वहाँ पे दैट डिसीजन विल बी डन बाय द कोर्ट इटसेल्फ। तो जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उन्हीं खिलाफ केसेस भी उन्हीं के द्वारा सुना जाएगा। सो ये थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी चला जाता है, इट इज़ ऑल्सो बीइंग स्टेटेड। तो ये एक आर्गूमेंट निकल कर आता है। बाकी देखो इन्होंने अपने ओपिनियंस दिए हैं, तो वो हम नहीं यूज़ कर सकते एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट, ये भी एडिटोरियल का टॉपिक है, अबाउट द नॉर्डिक कंट्रीज़। खास तौर से अगर देखा जाए तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के ऊपर ये है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज, तो ये सब जो एरियाज़ हैं जैसे ग्रीनलैंड, आर्टिक रीजन, और ये सारे देश आपके आ जाते हैं। इनके साथ ये सब ऐसे देश हैं जिनकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ भी रही है, क्योंकि पूरी बर्फ़ पिघल रही है, नए नए रास्ते खुल रहे हैं। तो चाइना भी अपना इनके साथ रिलेशन बना रहा है, रशिया तो है ही, इसके अलावा इंडिया भी अपने रिलेशन मेंटेन करना चाह रहा है। और ये देश भी एक तरीके से इंडिया के साथ भी अपने रिश्ते डेवलप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर ग्रीन ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड बहुत बार इस पर चर्चा भी हम लोगों ने किया है, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। तो यहाँ पे नॉर्डिक 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 शब्द का मतलब ये देखो, नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या है, ये आपके देश इंक्लूड होते हैं, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड, फिर एक अलांट करके है। तो ये सब मिलकर नॉर्डिक देश बनते हैं। एंड ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं एक ग्रुपिंग के रूप में है, एंड कुछ देश इसमें आपके यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। कंटिन्यूस बेसिस में, जैसे मई 2022 में नॉर्डिक इंडिया समिट हुई थी, और उसमें ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो आपके 5 नॉर्डिक प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम कई एरियाज़ में कोऑपरेशन करेंगे, डिजिटलाइजेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, मैरीटाइम इंडस्ट्री में, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब जो वेस्ट है, वेस्ट से वेल्थ जनरेट करना। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे वेल्थ जनरेट कर सकते हो, तो उसे हम सर्कुलर इकोनॉमी का कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज़ और इंडिया आपका कोऑपरेट कर रहे थे। इवन इंडिया हैज़ ग्रोन टू बिकम अ प्रायोरिटी कंट्री, फिनलैंड के लिए एक प्रायोरिटी कंट्री के रूप में भी है। एंड यहाँ पे फिनलैंड ने, आप कह सकते हैं, मुंबई के अंदर अपना कंसुलेट, मतलब एम्बेसी टाइप आप मानो उसको भी, आपका ओपन किया है। तो ये हाईलाइट कर रहा है कि फिनलैंड के लिए इंडिया एक प्रायोरिटी देश भी है।
साथ इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो भी फ़िनलैंड की एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, लाइक बिकॉज़ देयर आर सर्टेन एरियाज़ जहाँ पे फ़िनलैंड की कंपनीज़ का एक्सपर्टीज़ एग्ज़िस्ट करता है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजिटलाइज़ेशन, कार्बन एमिशन को कैसे रिड्यूस करें, इन सब एरियाज़ के अंदर। एंड इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर, एक्सपर्ट्स वो भी फ़िनलैंड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दिस हाइलाइट्स द ग्रोइंग रिलेशनशिप एंड द एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ़िनलैंड के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है। नॉर्वे और इंडिया का जो भी ट्रेड है वो भी तेजी से डबल हुआ है। जो नॉर्वे सोवरेन वेल्थ फंड है, इसका मतलब क्या है, जो नॉर्वे की सरकार के द्वारा जो फंड आपका क्रिएट किया गया है, इसके तहत इंडिया लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर्स है, मतलब वी कैन से इंडिया लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर के रूप में लगभग $17.6 बिलियन के आसपास है, जो कि ह्यूज है। तो ये क्या है, लाइक लाइकली टू बिकम वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर, अगर नॉर्वेजियन सोवरेन वेल्थ फंड, मतलब इस फंड के माध्यम से इंडिया में इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी नॉर्वे के द्वारा आपका किया जा रहा है। फिर फर्दर देखा जाए तो एक न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड भी आपका क्रिएट किया गया है। अब न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट जो फंड है रिन्यूएबल्स एनर्जी के लिए, तो देखो वी आर फोकसिंग मोर ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। वी ऑल्सो वांट कि हमारे नॉन रिन्यूएबल से वी मूव टुवर्ड्स द रिन्यूएबल, बिकॉज वी हैव सर्टेन टारगेट्स, कार्बन न्यूट्रलिटी और ये सब चीज़ें भी हमें भी अचीव करनी है। तो अंडर दैट कंसिडरेशन जो नया क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है जो नया न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ये जो नया क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एंड फॉर दिस एनर्जी ट्रांजिशन, और इंडिया के लिए भी काफ़ी अधिक हेल्पफुल हो सकता है। नॉर्वे और फिनलैंड के साथ ऑनगोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशन कंटिन्यूस बेसिस में चल ही रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो दोनों के बीच में व्यापार विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस आपके किए जा सकते हैं। किसी भी तरीके का टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये चीज़ भी फोकस किया गया। फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। सो ये फिनलैंड के साथ अगर हमारे रिश्ते इंप्रूव होते तो यू के साथ हम जो एक एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं, वी आर कंटिन्यूसली बेस फ्री ट्रेड नेगोशिएशन यूरोपियन यूनियन के साथ हम साइन कर रहे हैं। तो साइन करने का जो एक तरीके से नेगोशिएशन भी चल रहा है, तो फिनलैंड के साथ एक बढ़िया रिश्ता बनेगा। तो यूरोपियन यूनियन में फिनलैंड भी हिस्सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसमें भी इट विल बी ऑफ ए हेल्प। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के माध्यम से आप कह सकते हैं, लाइक नॉर्वे जो है नेगोशिएट कर रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अंडर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया फिनलैंड के माध्यम से अपनी बातें रख सकता है, अगर इंडिया फिनलैंड के भी अच्छे रिलेशन बनते हैं तो ये सब इंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। कई प्रकार के दूसरे भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं, तो एक तो व्यापार है, दूसरा सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में जैसे एजुकेशन, टूरिज्म, आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, मैरीटाइम्स, फाइनेंशियल सर्विस, ऐसे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जहाँ पे व्यापार हो सकता है। अब इसके लिए थोड़ा वीज़ा में फ्लेक्सिबिलिटी और ये सब चीज़ें बातचीत करना भी आपका ज़रूरी हो जाता है, तो इंडिया भी इसमें प्रयास करेगा। इंडिया भी प्रयास करेगा, अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो इससे सर्विस एरिया के अंदर भी इंडिया की जो प्रेजेंस है दैट विल इंक्रीज कंटिन्यूस बेसिस में, इंक्रीज इंक्रीज आपका होता चला जाएगा। तो फिनलैंड, नॉर्वे बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन डिजिटल ट्रांजिशन, डिजिटल हैव्स, डिजिटल हैव नॉट्स के बीच का जो गैप है, मतलब डिजिटलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांजिशन, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। अब इसमें एक टर्म यूज्ड है, सॉर्ड करके है, ज्योग्राफी का है, तो ये जो कैनियंस, ये आप कह सकते हो कि लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर, ये जो इस टाइप का लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर, इसे जॉर्ड या फजॉर्ड टर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्वे, चिले, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड और इन सब एरिया के अंदर है। तो ये थोड़ा ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि टर्म यूज है, दैट इज द रीजन वी शुड नो अबाउट इट, फजॉर्ड क्या है। इसका पीडीएफ मैं आपसे सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आई विल शेयर विथ यू। एंड आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, रेगुलर बेसिस में सेशन अटेंड करें। तुरंत पहले फर्स्ट आई रिकॉर्ड द सेशन एंड देन आई मेक इट लाइव, जैसे कि आप सारे वीडियोस एक साथ देखें। और प्रीलिम्स भी आप लोग का सभी का आ रहा है, तो हर एक टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी आर फोकसिंग ऑन एवरीथिंग, जैसे हम लोग का हमेशा से रहता है। तो देखो, द स्टेटस एंड द प्रोसीड्स ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट, ये टॉपिक आपका किसका आ जाता है, इकोनॉमी। अब इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ, तो वो डेटा इतना नहीं करना है। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, एंड फिर थोड़ा से कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रश्न जो है बन सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छा टॉपिक इकोनॉमी का आपका फ्रेम हो जाता है। तो देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सरकार की कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो मान लो उसका 100 यूनिट आते हैं। अब इसमें 100 में से
100 में से मान लो सरकार अपना जो शेयर्स है उसको सेल करे, शेयर को जो है सेल कर दे, तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे सपोज करो कि 10-20%, 25% या तो कोई बात, इवन 49% भी किया तो ओनरशिप सरकार के पास भी होती है, सरकार के पास ही होती है। लेकिन सपोज करो 51% कर दिया तो मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, और उसमें क्या है, जो ओनरशिप जिसको सेल किया उसके पास चली जाएगी। ये एक चैलेंज होता है। तो एक तरफ आपका माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है, दूसरी तरफ आपका मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है, और एक कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। कंप्लीट में तो पूरा बेच ही दिया है, तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन है। ये 3 तरीके के अप्रोचेस होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट में। एक, मान लो आप कम ही अपने शेयर्स सरकार दे रही है तो माइनॉरिटी हो गया, 51% दे दिया तो मेजोरिटी होगा, और पूरे तरीके से दे दिया तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। सो दीज आर द 3 मेन अप्रोचेस टू द डिसइन्वेस्टमेंट। ये 3 मेजर अप्रोचेस के रूप में कंसिडर आपका किया जाता है। तो मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट लाइक अराउंड 51% और मोर देन 51%। गवर्नमेंट हैंड ओवर कंट्रोल इन एक्वायरिंग एंटिटी, मतलब जो भी, क्योंकि 51% जिसके पास है या उससे ज़्यादा है तो उसी का सारा कंट्रोल उसी के पास जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में 100% की बात करें, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही हो गया कि वो प्राइवेट सेक्टर को उस चीज़ को आपने ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसइन्वेस्टमेंट आपका करती है अपने डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये भी आपको याद रखना कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है दैट बेसिकली इज डन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका जो डिपार्टमेंट है डीपैम, उसके द्वारा। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर सकती है अपने फिजिकल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि देखो डिसइन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो करोड़ों रुपए आप कह सकते हो सरकार के पास आता है। उस पैसे का इस्तेमाल सरकार अपने वेलफेयर मेजर्स या अलग अलग जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए पैसे की ज़रूरत है तो उनके लिए वो कर सकती है। तो जैसे अब आपने अपने शेयर्स सेल किए, अपने जो भी होल्ड है कर रखा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर, तो उस पैसे को आप अपने जो भी जहाँ भी पैसे की ज़रूरत है उसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब आप सेल करोगे तो उससे कमाई भी आपकी होती है। तो इवन टू मीट द फिजिकल डेफिसिट, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए, सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट का जो डेट है उसको मीट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिजिकल डेफिसिट मतलब आपकी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का गैप है, कमाई कम हो रही है, खर्चा ज़्यादा है, तो उसको मीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसा जो जनरेट हो रहा है इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सोशल सेक्टर प्रोग्राम के अंदर वेलफेयर मेजर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सरकार अपनी जो उधारी उसको मीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिसइन्वेस्टमेंट के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट में ये भी है कि बिकॉज ऑफ कि आप कुछ जो अपने शेयर्स उसको सेल कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आ रहा है। अगर मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है तो कंट्रोल पूरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाता है, कंप्लीट है तो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो सेट कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द एसेट पर फोकस आपका किया जाता है, और व्यापार ओपन ट्रेड मार्केट के माध्यम से हो, मार्केट प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो किए जाए। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको उनके वर्किंग के लिए जो पूरे मार्केट प्रिंसिपल्स हैं उनको भी सही से फॉलो किया जाए, इस पर भी फोकस करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू फंड द लॉसेस ऑफ और लॉस मेकिंग यूनिट एनी मोर। इट मीन्स मतलब ये हो सकता है कि अब जैसे मान लो कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इट इज़ नॉट वर्किंग वेल, लॉस में जा रही है, तो उसमें अब उसको बर्डन लेकर नहीं चलना है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने जो भी सरकार है, सरकार अपने शेयर को सेल करके एंड जो भी अर्निंग है कर दे और उसको पूरे तरीके से प्राइवेटाइज कर दे, या कुछ कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड आपका कर सके। तो सेंटर इज़ नॉट गोइंग टू ऐड न्यू कंपनीज। अब इसमें बहुत सारे जगह पे डिसइन्वेस्टमेंट आपका हुआ, ज़्यादा आपके और ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज उनको ऐड नहीं किया जा रहा है। इवन 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात किया जाए एंड 1 जनरल इंश्योरेंस फंड जो कि बजट में अनाउंस किया गया, तो ये भी इसी प्लान का हिस्सा है। तो यहाँ पे मतलब नए जो कंपनीज अब लिस्ट में डाली नहीं गई है फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट पर्पस। ऑल्दो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट के अप्रोचेस क्या है, एंड डिसइन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, एंड दिस इज लिंक्ड विद द अप्रोच ऑफ जर्मनी। जर्मनी की बात करें, सो ये आपका जर्मनी है, और इस जर्मनी का जो अप्रोच है रशिया के प्रति, वो चेंज आपका होगा। सो इज देयर अ चेंज इन जर्मन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया? क्या चेंज कंटिन्यूस बेसिस में देखने को मिल रहा है? देखो, इसमें एक दो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ये एक तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसमें कोई ऐसा प्रश्न आपके लिए नहीं पूछेंगे कि जर्मनी के में क्या बदलाव किया गया है या जर्मनी के अप्रोच में क्या अंतर है। इट्स वेरी हार्ड टू आस्क सच क्वेश्चन, बट हाँ, फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू नो। देखो, पूरा युद्ध के पीछे एक बड़ा फैक्टर है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन।
ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, इस पर मैंने बहुत पहले जब ये वॉर शुरू हुआ था तब भी मैंने आपसे चर्चा की थी। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है आपकी, ये क्या है, नेचुरल गैस सप्लाई करती है रशिया से जर्मनी और अलग अलग जगहों में। तो नॉर्ड स्ट्रीम जो 1 पाइपलाइन है वो यूक्रेन से पास होकर जा रही थी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो बनाई जा रही है उसको यूक्रेन को बाईपास करके किया जा रहा था। तो अगर बाईपास कर लेते तो फिर क्या, कि यूक्रेन पे अच्छा कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज का था। यूएसए को ये है कि उसके यहाँ भी शेल गैस और ये सब चीज़ें काफ़ी हुई हैं, तो उसको भी ये है कि अगर रशिया से नेचुरल गैस और ये सब चीज़ें रिड्यूस हो जाए, और रशिया से जो भी ये नेचुरल गैस अगर इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस नहीं किया तो बहुत अधिक डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर इन कंट्रीज़ की बन जाएगी, यूरोपियन कंट्रीज़ पे। और इससे यूएसए जैसे देश का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर वो रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि यूएसए जैसे जो मतलब पावरफुल कंट्री है तो उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी वॉर के लिए ये भी रीज़न है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है उसको एकदम से रोक दिया गया। रोकने का क्या है कि जब रोक दिया गया वॉर की वजह से, उसका वर्क और उसकी फंक्शनिंग रोक दिया गया, तो यूएसए के पास समय मिल जाएगा, तो दे विल यूएसए स्टार्ट ऑफरिंग कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस तरीके से सिचुएशन आपकी बन रही थी। इसको बहुत डिटेल में मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे आप इस समझो कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जरूरी क्यों है, वाई इट इज़ नीडेड। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इट इज़ नीडेड बिकॉज टू ट्रांसफ़र, और आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट करना नेचुरल गैस, ऑयल, इन सबको यूरोपियन कंट्रीज जिसमें जर्मनी भी इंक्लूडेड है। अब ऐसी स्थिति में जब एक रिश्ता अच्छा बन रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक लेवल पर रिश्ते बन रहे हैं, रिलेशन बन रहे हैं, तो वो फेवरेबल भी रहता है। जर्मनी को भी आसानी से मिल रहा था तो वो भी फेवर कर रहे थे, और रशिया को भी मार्केट मिल रहा था तो वो भी फेवर कर रहे थे। लेकिन यूएसए जैसे देश को थोड़ा चिंता हो रही थी, यूक्रेन को था कि अगर ये बाईपास कर गए तो फिर हमारा रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और साथ में बार्गेनिंग पावर रशिया के पास बहुत आ जाएगी क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये स्थिति बनी हुई थी। तो जर्मनी ने स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज जर्मनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, सो ऐसी स्थिति में, या उस यूरोपियन देशों का हिस्सा भी है, तो ऐसी स्थिति में ऑल्दो डिपेंडेंसी तो थी, बट जब रशिया ने अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए यूक्रेन पे हमला किया, उसमें फिर जर्मनी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में उसने अपोज किया। इवन कुछ मिसाइल्स और ये सब भी जो है वो प्रोवाइड की गई यूक्रेन को जर्मनी के द्वारा, ऐसा जर्मनी ने क्लेम किया। लेकिन धीरे धीरे बिकॉज बिकॉज एनर्जी नीड बहुत हाई है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो जर्मनी की नीड रशिया पर काफ़ी अधिक है एनर्जी पर्पस के लिए। सो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जर्मनी के अंदर भी, जर्मन जो पॉलिसी है उसमें भी इंक्लिनेशन देखने को मिला है। ये चीज़ भी देखने को कंटिन्यूस बेसिस में आपका मिला। तो यही कुछ बातें इसमें मेंशन्ड है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो कुछ जैसे मान लो लेपर्ड 2 MBT ये भी यूक्रेन को सेंड किया गया था इनिशियल स्टेज में, जस्ट टू शो सोलिडारिटी विद द यूक्रेन, यूरोपियन देशों के साथ। तो वहाँ पे जर्मनी ने इवन यूक्रेन की इनिशियल स्टेज में मदद भी, हाई लेवल की आपकी मदद भी की है। व्हाट हैज़ बीन द जर्मनीज रिस्पॉन्स सिंस द वॉर के से समय से क्या क्या आपका रिस्पॉन्स आपका रहा है। तो स्टार्टिंग स्टेज में जो 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 आप कह सकते हैं कि जो हमला था, उस हमले को तो अपोज किया गया था जर्मनी के द्वारा, एंड मेनली उसकी जो एनर्जी नीड है, डिपेंडेंसी, दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे उसने साइट्स डेवलप की, जैसे LNG का इंपोर्ट किया, एनर्जी डील कतर के साथ साइन किया, EU सैंक्शंस अगेंस्ट रशियन एंटिटी है उसको भी फिर सपोर्ट किया, क्योंकि धीरे धीरे उसने क्या किया, अल्टरनेटिव की मेरी एनर्जी नीड को मैं खुद से कैसे मीट कर सकता हूँ। जर्मनी ने जब इस चीज़ को धीरे धीरे डेवलप कर लिया तो फिर उसने भी, इट हैज़ स्टार्टेड सपोर्टिंग द EU सैंक्शंस जो इम्पोज आपके किए गए हैं रशिया के ऊपर, उसको सपोर्ट करना स्टार्ट आपका कर दिया। तो ये पॉलिसी भी धीरे धीरे शिफ्ट आपका हो रहा है। एंड वाई देर इज़ अ शिफ्ट, इसके पीछे रीज़न वही सारा रीज़न है, जो ओवरऑल चेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी नीड और डिपेंडेंसी जो एक बड़ा फैक्टर आपका बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज रिलेटेड विथ QRSAM, जो कि एक मिसाइल है। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक ये टॉपिक आपका बन जाता है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब इसमें कुछ ग्लिचेस है तो उसको फिक्स DRDO के द्वारा आपका किया जा रहा है। तो अभी इसका ये पूरा आप देख लो। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर ये मिसाइल है, इसकी लेंथ, वेट, रेंज, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। आप एक बार इसको मैं PPT शेयर कर दूंगा तो आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना। तो सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PPT मिलेगा। एक टॉपिक मैं आपसे अभी कवर करूंगा जो करंट अफेयर का टॉपिक अराउंड 12:30 PM AM, हाँ सॉरी PM के समय होता है, तो उसको आप देखना। लेक पॉवेल के ऊपर मैं वीडियो अभी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। कल टेक्निकल एरर की वजह से इट वाज नॉट अपलोडेड। लेक पॉवेल के ऊपर, ठीक है, ये इस पर एक रिसर्च चाहिए लेक पॉवेल पे। तो बहुत यूनिक है, ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो बेसिन, इनसे लिंक्ड है लेक पॉवेल। तो ये अभी हिंदू में नहीं आया है, मतलब
एक रिसर्च कहीं पब्लिश हुई है, तो उस पर मैं आई विल डिस्कस विथ यू। 8-9 मिनट का वीडियो है, 12 सवा 12 बजे आपको मिल जाएगा। 7 AM को प्रीलिम्स बूस्टर के जो टॉपिक्स, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, ये सब चीज़ें इंग्लिश में पूरा है, तो उसको आप लोग देखो और नोट्स बना लो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो उसको ज़रूर से 7 AM वाला जो प्रीलिम्स बूस्टर है, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली आपको लेना चाहिए, देखना है। हिंदी वाला भी आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन कुछ दिन में, इट विल बी स्टार्टेड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि शिमला के अंदर जो बर्फ़ है वो क्यों आपकी कम होने लग गई है। अब एक टॉपिक हमने ऑलरेडी, इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि ऊटी के अंदर बर्फ़ क्यों बहुत अधिक पड़ी है, या ठंड बहुत ज़्यादा क्यों, तो उस पर ला नीना से कनेक्ट किया था और कई फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड, इफ़ यू रिमेंबर। ये संडे के दिन एक डिस्कशन भी हुआ था, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, शिमला लूजिंग इट्स वाइट विंटर जस्ट 1 डे ऑफ द स्नोफॉल दिस सीजन सो फार। सो ये एक है। अब इसमें देखो कई चीज़ें जो ब्लेम किया गया है। एक तो स्नो लाइन की श्रिंकिंग। देखो अगर आप हिमालयन रीजन में जाओ ना, जैसे डलहौजी जैसी जगह पे आप एक बार जाके देखना, या किसी भी हिमालयन रीजन पे जाओ, ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ में बहुत बर्फबारी होती है, और इसकी जो स्लोप है ना, मतलब जहाँ वाइट बर्फ है, उसी मतलब हर जगह घर बना रखे हैं, और वो घर वैसे नहीं है जो ट्रेडिशनल घर हैं, प्रॉपर जो प्लेन एरिया में घर होते हैं वैसे घर बने हुए हैं। अब क्या है कि ये अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो चुका है, तो स्नो लाइन भी श्रिंक करती आपकी जा रहा है, क्योंकि जब आप घर बनाओगे तो पेड़ कटेंगे, जो ग्रीन कवर है उसका भी लॉस होगा, इससे फिर रेनफॉल, स्नोफॉल दैट इज इम्पैक्टेड, पॉल्यूशन की वजह से टेम्परेचर कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से शिमला के अंदर भी जो स्नो लाइन है वो रिड्यूस हो रही है, ये स्नोफॉल भी आपकी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी बिल्डिंग्स, और इन सब का एक बहुत बड़ा फैक्टर ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज कंटिन्यूस बेसिस में आपकी हो रही है। इवन इससे क्या है कि कई सारी क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी स्नो है, स्नो की ज़रूरत एप्पल की क्रॉप के लिए होता है। अब अगर एप्पल ग्रोअर्स को स्नो की ज़रूरत है, तो स्नो की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। अगर स्नो की अवेलेबिलिटी, इफ देयर इज़ नो स्नो अवेलेबिलिटी, तो ये जो क्रॉप्स है दे विल बी अफेक्टेड। ऐसे बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं जो कि ठंडे इलाके में ग्रो होती है, उनका जो ग्रोथ है दैट विल बी अफेक्टेड, बहुत हद तक वो आपका अफेक्ट होगा। सो एक तो टेम्परेचर की बात करें तो लो दिसंबर और जनवरी के बाद मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। तो देखो जो स्नोफॉल है, अगर इसका मैकेनिज्म भी क्या देखोगे, तो इसके लिए भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। मॉइस्चर ही फिर आपका नीचे आएगा, टेम्परेचर बहुत लो होता है उसमें, फिर वो स्नो का रूप ले लेता है, लिक्विड फिर अगेन सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो वो स्नो का रूप लेके बारिश होती है अपनी। तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ही इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, कुछ लेवल पे भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे इस पूरे चेंज की वजह से पूरा क्लाइमेट एंड एवरीथिंग दैट विल बी अफेक्टेड, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब जो क्रॉप वहाँ ग्रो होती है वो भी अफेक्ट होगी, और फिर वहाँ के लोग फिर धीरे धीरे दूसरी क्रॉप को ग्रो करना जो है वो शुरू कर दिए। मैं इसका क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उससे पहले लेट मी इन्फॉर्म यू, मेगा एक्सटेंशन ऑफर आज लास्ट डे है, 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ आपको फ्री मिलेगा। तो अनअकैडमी.com में जाना है, unacademy.com में जाओ, उसके बाद यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, कोड डाल दो SPLIVE और ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये 2023 एस्पिरेंट्स के लिए है, तो आप स्टोर में जाके प्रीलिम्स का जो पैकेज है उसको ले सकते हो, प्लस में आइकॉनिक में आपको मेंटर असाइन रहेंगे, 50% का ऑफ इसमें चल रहा है। अब इसमें एक चीज़, मेरे द्वारा जो कोर्स आ रहा है साइंस टेक का 18 तारीख से आ रहा है, 23 की तैयारी कर रहा हूँ, प्लीज़ मिस मत करना। ये देख लो स्क्रीनशॉट, ये पहला क्वेश्चन है, इसका ये पूरा स्क्रीनशॉट के साथ है, दिस सेशन हैज़ बीन टेकन बाय मी ओनली, जब दूसरे चैनल पे आपका सेशन हुआ करता था। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सब सारे क्वेश्चंस का सोर्सेज देख लो, इसको आप पॉज करके देख लेना, ये क्वेश्चन है, ये सोर्सेस है, डेट भी पड़ी हुई है, पूरा ये यूट्यूब के अंदर वीडियो है, जाके देख लो, ठीक है, बायोफिल्म के ऊपर है, तो ये सारे देख लो यहाँ पे। जस्ट टू हाईलाइट ये सारे क्वेश्चंस देख लो, 15 आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस हैं। अब ये सब चीज़ें आप अगर देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप इस कोर्स का हिस्सा बने, अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हैं। unacademy.com में जो यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, SPLIVE कोड डाल के आप ज्वाइन कर लो। तो 12 महीने के लिए भी जुड़ते हो, तो जो भी मेरे कोर्सेस हो तो आप एक्सेस करोगे, साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इस कोर्स को मिस नहीं करना, साइंस टेक के इस कोर्स को आप प्लीज़ मिस नहीं करना, ये मेरा आप सभी से एक तरीके से आग्रह भी आप मान सकते हो, अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो। इतना मैंने आप फोर्स नहीं किया है, लेकिन यहाँ 23 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको करना ही है, इसको मिस नहीं करना है। अब यूट्यूब में जहाँ तक लेने की बात है, देखो वहाँ एक क्योंकि 3 महीने का कोर्स है, सीरियस बच्चे कितने 50-100 ही होते हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी बनी नहीं होती है यूट्यूब के अंदर, और अगर ऊपर ऊपर से कवर करने की बात जब हम करते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा।
ये चीज़ है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर लाइक वी हैव कवर्ड ऑल्सो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स जो है वो आई एम गोइंग टू लॉन्च अनअकैडमी के अंदर, तो वो आप लोग को गो थ्रू होना ही है। क्वेश्चन देख लो, व्हाट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑन क्रॉपिंग पैटर्न हिमालयन रीजन। हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का फसल पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।